जय हिंद, जय जोहार। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। और यदि आपका लक्ष्य जेपीएससी या यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स देके देश और समाज के लोगों की सेवा करना है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय, एक टॉपिक है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको आज के इस टॉपिक पर क्या क्या कंटेंट रहने वाला है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है केंद्रीय सचिवालय का परिचय, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। फिर आपका केंद्रीय सचिवालय का ऐतिहासिक विकास के बारे में जानेंगे। फिर केंद्रीय सचिवालय की भूमिका के बारे में जानेंगे। फिर केंद्रीय सचिवालय का कार्य के बारे में जानेंगे। और फिर केंद्रीय सचिवालय की संरचना के बारे में जानेंगे। जब इतना हम लोग कवर कर लेंगे तब उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। उसके बाद इससे संबंधित हम लोग अभ्यास प्रश्न आपके लिए दे जाएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम लोग जेपीएससी एग्ज़ाम्स की बात, पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो जो ये टॉपिक है आज का, वो टॉपिक इस पेपर के यानी पेपर नंबर 4 से हम लोग इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। क्योंकि इसमें आपका टॉपिक है पेपर नंबर 4 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके आपका एक पेपर होता है, जिसके अंतर्गत सेक्शन बी में यदि आप देखेंगे यहाँ पर जेपीएससी के सिलेबस के पेपर नंबर 4 को, तो यहाँ पर सेक्शन बी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है। इसी के तहत जो है हम लोग का आज का यह टॉपिक रहेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कैबिनेट आपका केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय का यह टॉपिक हम लोगों का, ये वाला टॉपिक आज हम लोग का कवर हो जाएगा। जेपीएससी मेंस का यह टॉपिक है पेपर नंबर 4 का। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपने लोक प्रशासन का सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल के रूप में रखा है, तो भी आपका यह वाला वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो की यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा केंद्रीय सचिवालय का परिचय। आखिर यह केंद्रीय सचिवालय है क्या? तो यह एक भारत सरकार का कार्यपालिका शाखा का प्रमुख होता है। यह क्या होता है? भारत सरकार के कार्यपालिका जो होता है उसका प्रमुख अंग होता है। क्योंकि इसमें जो है केंद्रीय सचिवालय में केंद्रीय मंत्रालय और विभाग का समूह होता है। यानी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग ये इसके अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत आते हैं। तो यह केंद्रीय मंत्रालय और विभाग का एक संगठित प्रशासनिक ढांचा है। वर्तमान में इसमें कुल कितने मंत्रालय हैं? तो वर्तमान में इसी केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत कितने मंत्रालय हैं? 58। और 58 मंत्रालय के अंदर जो है विभाग, अभी 93 विभाग काम कर रहे होते हैं। इसलिए ये भारत सरकार का जो प्रशासनिक इकाई है उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय सचिवालय में ही आपका कैबिनेट सचिवालय होता है, जहां पर जो कैबिनेट का सचिव होते हैं वो बैठते हैं। यानी जो है केंद्रीय सचिवालय, यदि हम लोग बात कर लेते हैं कि केंद्रीय सचिवालय है कहाँ, तो यह इसका भौगोलिक स्थिति है, यह नई दिल्ली के रायसीना हिल क्षेत्र में स्थित है। इसमें 2 ब्लॉक होते हैं, उत्तर ब्लॉक और दक्षिण ब्लॉक। और इसी के बीच में यानी मध्य में जो है आपका राष्ट्रपति भवन होता है। तो यहाँ पर केंद्रीय सचिवालय के बारे में हम लोग इतनी जानकारी हो चुकी है। और इसके आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें विभिन्न मंत्रालय इसके अधीन होते हैं। जैसे कि इसमें आपका इसके अलावा जो विभिन्न मंत्रालय इसमें जो होगा उसके अंतर्गत बहुत सारे
पालक एजेंसियां जो हैं काम करेंगी, जिसमें आपका भारत का निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सुरक्षा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये सभी जो कार्यपालिक एजेंसियां हैं, कार्यपालक एजेंसियां किसके अधीन होंगे, किसके अंडर होंगे, तो यह जो है मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री के बहुत सारे जो विभिन्न मिनिस्ट्री हैं उनके अंतर्गत बहुत सारे पालक एजेंसियां काम करती हैं, जिसका अपना अपना काम होता है, जिससे हमारा देश का प्रशासन चलता है। केंद्रीय सचिवालय का यदि प्रमुख काम की बात करें कि कार्य आखिर क्या है, तो इसका जो है कार्य नीति निर्माण, समन्वय स्थापित करना और उसका जो भी नीति है, कार्यक्रम है, योजना है, उसका क्रियान्वयन करना। यानी इसके थ्रू हम लोग शासन में पारदर्शी, कुशल और डिजिटल शासन इंट्रोड्यूस करने से हमारा क्या होगा कि गुड गवर्नेंस यानी सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से केंद्रीय सचिवालय जो है भारत के शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो केंद्रीय सचिवालय है वह विभिन्न मंत्रालय और विभागों से मिलकर बना होता है। इसके अंतर्गत जो है आपका बहुत सारे मंत्रालय और विभाग होते हैं। इसमें आपका केंद्रीय सचिवालय भी इसी के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत जो है कैबिनेट सचिवालय को हम लोग मंत्रिमंडल सचिवालय भी कहते हैं, वो भी आपका केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत ही आता है। अब इस सचिवालय पर कैबिनेट सचिव जो होंगे वो उनका प्रमुख होगा। और अभी हमारे देश के कैबिनेट सचिव जो हैं वो है टीवी सोमनाथन, जो कि 33वें नंबर के कैबिनेट सचिव हैं और ये कार्यभार संभाले हैं 30 अगस्त 2024 से। तो इस तरह से केंद्रीय सचिवालय के बारे में हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। यदि हम लोग इसके ऐतिहासिक विकास की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान ही केंद्रीय सचिवालय जो है अस्तित्व में आया। यदि हम लोग बात करते हैं तो 1919 की, तो 1919 में जो है भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है यह एक प्रशासनिक सुधार का प्रमुख अंग था, जिससे सचिवालय प्रणाली को मजबूती मिली। इसी के अलावा इसके 1935 में भारत सरकार अधिनियम में कार्यकारी शक्तियों को स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया, जिसमें आपका केंद्रीय सचिवालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा जब हम लोग स्वतंत्रता के बाद बात करें तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखा गया, लेकिन समय के साथ इसे भारतीय संदर्भ में संशोधित किया गया। कैबिनेट सचिवालय की स्थापना की गई, जो कि मंत्रिपरिषद और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा इसी के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय और विभाग इसमें फिर आने लगे और फिर 1950 के बाद इसमें जो है योजना आयोग को भी शामिल कर लिया गया। इसके अलावा इसमें आधुनिक युग में यानी 1990 के बाद इसका क्या विकास हुआ, तो 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद प्रशासन में अधिक दक्षता और जवाबदेही लाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे ई गवर्नेंस और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई, जिससे प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया गया। विभिन्न संशोधनों और आयोगों जैसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर सचिवालय प्रणाली को लगातार जो है उन्नत किया गया। तो इस तरह से डिफरेंट क्रम में जो है केंद्रीय सचिवालय का विकास होता गया समय के साथ। यदि हम लोग इसके केंद्रीय सचिवालय का भूमिका, इसका रोल की बात करें, आखिर किस तरह से भारत के प्रशासनिक तंत्र में केंद्रीय सचिवालय का
अहम भूमिका होता है, तो यह केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार की प्रशासनिक रीढ़ कह सकते हैं, जो कि नीति निर्माण, कार्यान्वयन और प्रशासनिक समन्वय का प्रमुख केंद्र है। यह मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से सरकार की योजना और नीतियों को सुचारू रूप से संचालित करने में भी सहायक होता है। इसके प्रमुख भूमिका के रूप में देख सकते हैं सबसे पहले कि नीति निर्माण, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, जो भी हम लोगों के देश के विकास के लिए हम लोग जो नीति बनाते हैं, उस नीति को बनाने में, इसको संशोधित करने में, उसको प्रभावी रूप से लागू करने में, ये सभी चीज़ों करने में जो है केंद्रीय सचिवालय का बहुत बड़ा रोल होता है। उस केंद्रीय सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसमें विभिन्न मंत्रालय के सचिव और अधिकारी जो हैं विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित शोध और सुझाव के आधार पर नीतियां तैयार करते हैं। तो इस तरह से भारत सरकार के लिए जो नीति निर्माण का जो काम है वह जो है केंद्रीय सचिवालय में ही होता है। उसी के देख रेख के, वहाँ के अधिकारियों के देख रेख में होता है। यदि किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता होती है, इसको लागू करने की बात होती है, तो सभी जो है केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही नीति निर्माण में इसका योगदान होता है। इस तरह से नीति निर्माण में केंद्रीय सचिवालय का एक महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलेगा। इसी के अलावा प्रशासनिक समन्वय, यानी यदि एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो यह जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन में भी अहम रोल प्ले करता है। विभिन्न मंत्रालय और विभाग के बीच क्या करता है, एक समन्वय स्थापित करता है। कोई भी नीति है, किसी मंत्रालय से संबंधित है और वो उस विभाग से संबंधित है, तो किसी विभाग और उस मंत्रालय के बीच एक कम्युनिकेशन कराने का काम करता है, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करता है, ताकि जो है उस संबंधित विषय पर एक अच्छी जानकारी मिल सके और एक अच्छा आउटपुट जो है वो सामने आ सके। मंत्रालयों की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की सहायता करता है। जो भी मंत्रालय निर्णय लेती है या कानून बनाती है, उस सभी की गतिविधि, जितना भी एक्टिविटी है, उसके संचालन करने के लिए कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की सहायता भी जो है केंद्रीय सचिवालय ही करता है। इसके अलावा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, अब जब योजना बन गई, उसमें उस योजना को बनने में जितना भी कोऑर्डिनेशन हुआ, समन्वय हुआ, तो इसके बाद जो योजना बन जाती है, नियम बन जाते हैं, तो उसको कोई कार्यक्रम बन जाते हैं, तो उसको क्रियान्वयन करना है, उसको ज़मीनी स्तर पर लाना है, उसको लागू करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये काम भी जो है केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही होता है। जैसे बहुत सारी केंद्रीय योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, ये सभी को जो भी सफलतापूर्वक लागू करने के लिए ये केंद्रीय सचिवालय भी मदद करता है। इसी के अलावा नीति आयोग और अन्य कार्यकारी एजेंसियां के साथ मिलकर जो है विकास योजनाओं को निगरानी करने का काम भी कौन करता है, केंद्रीय सचिवालय ही करता है। जिस प्रकार से राज्य का सचिवालय काम करता है राज्य के विकास के लिए, उसी प्रकार जो है केंद्रीय सचिवालय जो है वह देश के विकास के लिए केंद्रीय सचिवालय काम करता है। यदि आपका वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं, तो देश के जो वित्तीय प्रबंधन यानी उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी केंद्रीय सचिवालय का रोल होता है। यदि बहुत सारे मंत्रालय उसके अधीन होते हैं, तो उन मंत्रालयों का जो वित्तीय संसाधन है उसका आवंटन, उन मंत्रालयों में कितना पैसा जाएगा, कितना आवंटन करेगा, कितना उसको चाहिए उस मंत्रालय को, तो वह जो है आवंटन करने का भी काम जो है केंद्रीय सचिवालय
के थ्रू ही होता है। जैसे कि ये जी बजट निर्माण करते हैं, बजट निर्माण करने के बाद उसका व्यय, उसका खर्च का प्रबंधन करता है, फिर उसके लिए उसका लेखा जोखा रखना है, तो ये सभी काम जो है केंद्रीय सचिवालय के अंडर ही होता है। क्योंकि केंद्रीय सचिवालय के अंडर ही बहुत सारे संवैधानिक निकाय भी काम करते हैं, जैसे कि आपका कैग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, ये सभी जो है केंद्रीय सचिवालय के अंदर ही काम करते हैं। तो इस तरह से केंद्रीय सचिवालय की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यदि और भूमिका की बात करते हैं तो कानूनी और विधायी सहायता भी केंद्रीय सचिवालय ही प्रोवाइड करता है। जैसे संसद द्वारा जो भी पारित विधेयक हुआ है तो उसको लागू करने और उसको क्रियान्वयन करने की निगरानी भी जो है कौन करेगा, केंद्रीय सचिवालय ही करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक प्रशासन, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का देख रेख भी जो है केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही होता है। क्योंकि केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत जो है गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय होते हैं और इनके सहयोग से देश का आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित होता है। प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद और अन्य आपात स्थितियों के दौरान त्वरित प्रशासनिक सहायता भी प्रदान केंद्रीय सचिवालय के द्वारा ही जो है प्रदान किया जाता है। तो देख सकते हैं जैसे कि अभी के हाल फिलहाल में जो है कोविड जो महामारी आया था तो उसका जितना भी निगरानी जो है, जितना भी काम का निगरानी किस तरह से उससे निपटा जाए, ये सारा योजना और क्रियान्वयन केंद्रीय सचिवालय के ही माध्यम से होता था। तो उस समय आप देखते होंगे कि जो स्वास्थ्य सचिव होते थे वह बार बार जो है केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही जो वहीं पर आपका वहाँ पर वो बैठते हैं स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। तो जो है वो स्वास्थ्य सचिव बार बार जो है केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही लोगों को सूचना जो है प्रेषित कर रहे थे। तो इस तरह से जो है बहुत सारे आपदा हो गया, आतंकवाद हो गया या फिर और भी आपात स्थिति हो गया, उससे यदि हमको त्वरित प्रशासनिक सहायता जो है प्रदान करने का काम जो है केंद्रीय सचिवालय ही के माध्यम से ही होता है। उसी प्रकार मानव संसाधन विकास, जैसे कि उसके अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग होता है। जैसे कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट होता है, उसके माध्यम से सिविल सेवकों के प्रशिक्षण और नियुक्ति की देखरेख भी केंद्रीय सचिवालय केंद्रीय सचिवालय का भूमिका होता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित भी जो है केंद्रीय सचिवालय के ही माध्यम से होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी, ये सभी काम जो हैं केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि उसके अंतर्गत विदेश मंत्रालय होता है और विदेश मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीतिक पहलों का सुगम बनाया जाता है। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र हो गया, G20, ब्रिक्स हो गया, जैसे वैश्विक संगठन में भारत का जो नीति होगा, उसका दृष्टिकोण होगा, वो कैसा होगा, इसका सारा देख रेख वो उससे संबंधित जितना भी काम होता है वो जो है केंद्रीय सचिवालय में ही होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि केंद्रीय सचिवालय की भूमिका जो है भारत के प्रशासनिक तंत्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों की रीढ़ है। यह विभिन्न मंत्रालय और विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करके सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करता है और इसकी प्रभावी भूमिका शासन को पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल बनाती है। तो ये हमारा टॉपिक केंद्रीय सचिवालय की भूमिका यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो इस टॉपिक को आपको इन 5 पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है सरकारी नीति बनाने में मंत्री की मदद करता है केंद्रीय सचिवालय। इसके अलावा मंत्रियों को उनके विधायी कार्यों में भी मदद करता है। इसके अलावा जब संसद चलता है तो वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो जो प्रश्न होते हैं उसको उत्तर देने के लिए विभिन्न संसदीय समितियों के लिए प्रासंगिक सूचना एकत्रित करता है। अब उस प्रश्न के लिए उत्तर देना है तो केंद्रीय सचिवालय क्या करेगा, जो भी समिति है या फिर जो भी उससे संबंधित मंत्रालय है उससे सूचना एकत्रित करेगा और जो है उस प्रश्न का
जवाब उत्तर तैयार करेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है केंद्रीय सचिवालय। इसके अलावा 4th नंबर पॉइंट में आप लिख सकते हैं व्यापक दृष्टिकोण के साथ समस्या की विस्तृत छानबीन कर सकता है। जिस प्रकार देखे होंगे कोविड महामारी में इस तरह से व्यापक दृष्टिकोण के साथ जो है समस्या कोई भी है उसका विस्तृत छानबीन करता है, देखरेख करता, निगरानी करता है, उसके लिए उपाय निकालता है, उसको क्रियान्वित करता है। ये सारा काम जो है केंद्रीय सचिवालय ही करता है। एक सरकार और दूसरी संबद्ध एजेंसियों जैसे नीति आयोग, वित्त आयोग आदि के बीच संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का जो मुख्य माध्यम है वह केंद्रीय सचिवालय ही है। तो इस तरह से आप जो है इन 5 पॉइंट के तहत केंद्रीय सचिवालय के भूमिका के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। केंद्रीय सचिवालय का कार्य क्या क्या है, इसका भूमिका हम लोगों ने देखा, उसी तरह के इसका कार्य भी होगा। तो कार्य भी आपका सेम ही उसी के जैसा ही होगा, जैसे कि नीति निर्माण करना, फिर आपका प्रशासनिक कार्य यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करना, जैसे विभिन्न मंत्रालय और विभागों के कार्यों का संचालन करना, सरकारी निर्णयों को लागू करना और निगरानी करने का कार्य करना। इसके अलावा जो लोक सेवा हैं, IAS, IPS, IAFS ये सभी अधिकारियों की नियुक्ति करना, स्थानांतरण और पदोन्नति का कार्य भी जो है केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा वित्तीय प्रशासन यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी केंद्रीय सचिवालय कार्य के रूप में कार्य करता है, जैसे कि विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बजट का प्रबंधन करना, सरकारी खर्चों के पर नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना, भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता करना। तो ये सारे काम आपको केंद्रीय सचिवालय में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा समन्वय और निगरानी, जो हम लोग योजना या प्लानिंग पॉलिसी को यदि लागू कर रहे हैं तो उसका समन्वय और उसका निगरानी जो है निगरानी करने का काम भी केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही होता है। जैसे कोई भी नीति या ड्राफ्ट बन रहा है, विधेयक बन रहा है, कानून बन रहा है या बिल पास हो रहा है, तो उन सबों के लिए जो सूचना होगा, उस सबों के से रिलेटेड जो एक्टिविटी होगी, कार्य होगी, तो वो जो है विभिन्न विभागों या मंत्रालयों से संबंधित सूचना को यह जो है के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है, ताकि उससे रिलेटेड एक बेहतर आउटपुट मिल सके, बेहतर पॉजिटिव जो है वो जो है काम कंप्लीट हो सके। इस तरह से पॉजिटिवली जो काम कंप्लीट हो सके, इस तरह से जो केंद्रीय सचिवालय है विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बीच समन्वय के स्थापित करता है। इसके अलावा कैबिनेट सचिवालय के साथ, और केंद्रीय सचिवालय के अंदर ही क्या होता है, कैबिनेट सचिवालय होता है। कैबिनेट सचिवालय क्या होगा, जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके लिए एक सचिवालय होगा, तो वो जो है कैबिनेट सचिवालय होता है। तो केंद्रीय सचिवालय में ही कैबिनेट सचिवालय के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन किया जाता है, सरकारी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है और उनकी समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करता है। तो ये सारा कार्य जो है किसका है, वो केंद्रीय सचिवालय का ही है। इसके अलावा और इसके कार्य की बात करें तो लोक सेवा और नियुक्तियां, जो भी UPSC और अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित भी केंद्रीय सचिवालय से ही होता है। यानी जब आप UPSC क्लियर कर लेंगे तो आपकी पदस्थापना, आपको पदोन्नति, वेतनमान, शर्तें, ये सभी काम आपके लिए पर्सोनल डिपार्टमेंट जो होता है, जो केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत ही होता है, उसके थ्रू आपका होगा। इस तरह से विधायी सहायता, इसके अलावा और क्या काम हो सकता है, तो विधायी सहायता यानी कानून बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा की जो विधायी सहायता जो होता है वो भी केंद्रीय सचिवालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। विधायी प्रक्रियाओं के लिए जो कानूनी दस्तावेज हैं, जैसे बिल हो गया, रिपोर्ट हो गया, सूचना हो गया, ये सभी को तैयार करने का काम भी केंद्रीय
सचिवालय के माध्यम से ही होता है। जो भी नया कानून बनते हैं उसका लिए ड्राफ्ट पहले तैयार होता है, तो वो ड्राफ्ट वगैरह के सारा का रिपोर्टिंग, सारा दस्तावेज, वो सारा तैयार करने का काम केंद्रीय सचिवालय ही करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ समन्वय, इसी का केंद्रीय सचिवालय के अंदर ही क्या होगा, मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सचिवालय होगा। तो इसके साथ जो है मिलकर कैबिनेट के फैसलों को क्रियान्वित करता है, जो है मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ समन्वय स्थापित करता है, और जो कैबिनेट यानी जो मंत्रिमंडल का जो फैसला होगा उसको लागू करता है, उसको क्रियान्वित करता है और उनके प्रभावों का विश्लेषण भी देखता है। इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों में प्रशासनिक निर्णय लेने में भी यह केंद्रीय सचिवालय सहयोग करता है। आपदा प्रबंधन और सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी में भी यह कार्य करता है। राष्ट्रीय आपदाओं और संकटों के दौरान त्वरित प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर सुनामी आ गया, तो इस दौरान कहीं पर बाढ़ आ गया, तो इस दौरान जो केंद्रीय सहायता, केंद्रीय जो प्रशासनिक सहायता होता है वो भी प्रोवाइड करने का काम केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से ही होता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इसका कार्य एक बृहद रूप से देख सकते हैं। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय कर आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी काम जो है केंद्रीय सचिवालय ही करता है। तो इस तरह से जो केंद्रीय सचिवालय का कार्य जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो केंद्रीय सचिवालय नीति निर्माण, प्रशासनिक समन्वय, वित्तीय प्रबंधन और सरकारी निर्णयों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केंद्र सरकार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवा, विधायी सहायता और समन्वय तंत्र को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करता है। तो इस तरह से आपका ये जो है केंद्रीय सचिवालय के कार्य को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा। इसके अलावा यदि हम लोग इसकी संरचना, आखिर यह कितना, इसके अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय आएंगे, क्या क्या डिपार्टमेंट होगा, आखिर यह किस तरह से इसका संरचना, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो जान लेते हैं। तो केंद्रीय सचिवालय की स्ट्रक्चर यानी संरचना की बात करें तो सबसे शीर्ष स्तर पर यानी हायर लेवल पर जो नीति निर्माण करता होते हैं, जो नीति निर्माण का कार्य होता है और प्रशासनिक नेतृत्व होता है, वो रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख होता है। जो एग्जीक्यूटिव चीफ जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। इस तरह से नीतिगत निर्णयों का यह प्रधानमंत्री क्या करता है, नेतृत्व करता है। और इसी के शीर्ष स्तर में कैबिनेट सचिवालय भी आता है, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसमें कैबिनेट के निर्णयों को लागू करने का कार्य करता है। कैबिनेट क्या होता है, जो मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनसे मिलकर बना होता है कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, और उनका जो निर्णय होता है उसको लागू करने का काम केंद्रीय सचिवालय करता है। सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है जो है वह कैबिनेट सचिवालय है। तो इस तरह से केंद्रीय सचिवालय की बनावट में की संरचना में प्रधानमंत्री आएंगे, कैबिनेट सचिवालय आएगा, फिर उसके अंतर्गत कैबिनेट सचिव आएगा। जो कैबिनेट सचिवालय होगा उसका जो प्रमुख होगा वो होगा कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। यह भारत सरकार का एक सर्वोच्च नौकरशाह होता है, यानी इसका जो है पावर सबसे ज़्यादा होता है। ब्यूरोक्रेट्स में इसका सबसे ज़्यादा पावर होता है कैबिनेट सचिव का। सभी सचिवों, सेक्रेटरी का प्रमुख होता है यह कौन, कैबिनेट सचिव। और प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार भी होता है कैबिनेट सचिव। जो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो होता है, यह प्रधानमंत्री के प्रशासनिक कार्यों और नीतिगत निर्णयों का संचालन करता है। यानी केंद्रीय सचिवालय में कौन कौन आ गए, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये सभी जो है केंद्रीय सचिवालय की संरचना में आ गए। इसके अलावा जो है इसमें मंत्रालय होगा, कैबिनेट सचिवालय में ही क्या होगा, मंत्रालय होगा, और मंत्रालय के अधीन बहुत सारे विभाग होगा। तो वर्तमान में 58 केंद्रीय मंत्रालय कार्यरत हैं भारत के प्रशासनिक तंत्र में, और प्रत्येक मंत्रालय का जो प्रमुख होता है वह कैबिनेट मंत्री होता है।
जैसे कि आपका जो है गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, ये सभी जो है इसका जो प्रमुख होगा वो क्या होगा, वो कैबिनेट मंत्री होता है। और हर मंत्रालय के तहत विभिन्न विभाग होते हैं और हर मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे विभाग देखने को मिलेगा। और हर विभाग का नेतृत्व कौन करेगा, एक उसका सचिव करेगा, जो एक सरकारी कर्मचारी होता है, जो एक आईएएस के पोस्ट पर होता है। इसके इस तरह से जैसे कि गृह मंत्रालय है, इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सा विभाग हो सकता है, तो देखिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन से विभाग होते हैं, तो आंतरिक सुरक्षा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग आदि आते हैं। वित्त मंत्रालय है, इसके अंतर्गत कौन कौन से विभाग हैं, तो आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग यानी रिन्यू डिपार्टमेंट, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि जो सचिवालय है उसमें विभिन्न सारे अधिकारी होंगे और उसका पदानुक्रम क्या होगा, तो ये जान लेते हैं। जैसे कि पहला पद है कैबिनेट सचिव का, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं। यह सरकार का जब सबसे वरिष्ठ नौकरशाह होता है, प्रशासनिक, यह क्या करता है, प्रशासनिक समन्वय करता है। इसके अलावा इसके नीचे आ जाएगा आपका सचिव। सचिव क्या होता है, मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होता है। नीति निर्माण और क्रियान्वयन का को देखरेख करने का काम जो है सचिव करेगा। इसके अलावा उसके नीचे अपर सचिव होता है, एडिशनल सेक्रेटरी, जो सचिव की सहायता करता है और विभिन्न विभागों का कार्यभार संभालता है। उसके नीचे आ जाएगा संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी, मंत्रालय के एक विशेष विभाग का नेतृत्व करता है और नीतिगत कार्यों को देखता है। फिर आपको डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर क्या होगा, प्रशासनिक नीति और सरकारी योजनाओं की यह क्या करेगा, निगरानी करेगा। फिर आपको उप सचिव देखने को मिलेगा, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है। यह सचिव और संयुक्त सचिव को प्रशासनिक एवं नीतिगत कार्यों में क्या करेगा, सहयोग करता है। फिर आपको अवर सचिव देखने को मिलेगा, जो कि अंडर सेक्रेटरी कहलाता है। वो क्या होगा, वह विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी करेगा। फिर आपको उसके अंतर्गत अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर होगा, जो कि मंत्रालयों के प्रशासनिक कार्यों को संभालता है और दस्तावेजों को प्रोसेस करता है। इसके अलावा सहायक अनुभाग अधिकारी, जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगा यानी एएसओ, वह वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करता है और फाइलों को व्यवस्थित करता है। इस तरह से कैबिनेट सचिव जो है सबसे उच्च पद पर होता है। यदि हम लोग जो है सरकारी यदि अधिकारी की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा उच्च पद होता है, वो क्या है, कैबिनेट सचिव का पद, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का पद होता है। और संयुक्त सचिव का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह मंत्रालयों के रोज़मर्रा के कार्यों का देखरेख करता है। इस तरह से आप देखें कि किस तरह से जो है जो कि अब हमारा जो है केंद्रीय सचिवालय है उसका संरचना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के ऐसे आप इसकी और संरचना की बात कर लेते हैं, तो इसी के अंतर्गत आपका कार्यकारी एजेंसियां काम करती है। जो केंद्रीय सचिवालय हैं इसमें इसी के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैं, वो काम करते हैं। ये केंद्रीय सचिवालय के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करती हैं। कार्यकारी एजेंसियां अलग अलग मंत्रालय के तहत काम करती है, जैसे कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो है गृह मंत्रालय के तहत है। उसी के साथ सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसके अलावा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, यह अंतरिक्ष विभाग के तहत कार्य करता है। तो इस तरह से बहुत सारा आपको सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने के लिए कार्यकारी एजेंसियां देखने को मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय की संरचना में केंद्रीय सचिवालय और राज्य सचिवालय के में अंतर को स्पष्ट हम लोग कर लेते हैं कि जो केंद्रीय सचिवालय है और राज्य सचिवालय में किस तरह के से अंतर है। तो सबसे पहला है नियंत्रण। यह तो केंद्रीय सचिवालय में केंद्र सरकार के अधीन होता है, जबकि राज्य सचिवालय जो है राज्य सरकार के अधीन होता है। जो केंद्रीय सचिवालय है उसका प्रमुख कौन होता है, कैबिनेट
सचिव होता है, जबकि राज्य सचिवालय जो राज्य में सचिवालय होता है उसका जो प्रमुख होता है वो मुख्य सचिव होता है। यदि हम लोग भूमिका की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय नीति निर्माण और क्रियान्वयन का काम केंद्रीय सचिवालय में होता है, जबकि राज्य स्तर में प्रशासन और नीति निर्माण करने का काम, उसको क्रियान्वित करने का काम राज्य सचिवालय में होता है। यदि कोऑर्डिनेशन की बात कर लेते तो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम केंद्रीय सचिवालय का होता है, जबकि राज्य में जिला और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने का काम राज्य सचिवालय का होता है। इस तरह से केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार का एक प्रशासनिक केंद्र है जो नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मंत्रालय के समन्वय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी संरचना में प्रधानमंत्री आते हैं, कैबिनेट सचिव, कार्यरत विभिन्न मंत्रालय, विभाग और कार्यकारी एजेंसियां आती हैं। इस तरह से एक जो है यह एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम को दर्शाता है। इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि प्रश्न की बात कर लें तो किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सचिवालय की संरचना और भूमिका की व्याख्या करें, वो भी आपका 250 शब्दों में। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम लोग कुछ जो है कुछ एजेंसियां हैं वो किस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से विभाग किस किस मंत्रालय से आता है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आपको कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग आते हैं। फिर आपका परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये सभी जो है पीएमओ के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा प्रबंधन विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, जम्मू कश्मीर मामलों का विभाग, गृह विभाग, आधिकारिक भाषा विभाग, ये सभी जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, ये सभी जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। जबकि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको DRDO बोलते हैं, वो भी आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विदेश मंत्रालय में विकास, साझेदारी, प्रशासन, आर्थिक संबंध विभाग, पश्चिमी क्षेत्र विभाग, उत्तरी क्षेत्र विभाग, ये सभी जो है विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जबकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, ये सभी जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन विभाग आते हैं तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे विभाग जो हैं अलग अलग मंत्रालय में देखने को मिलेगा, जो कि इस पूरे स्लाइड में आपको मिल जाएगा, जिसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी मंत्रालय हैं अभी फ़िलहाल यानी आज हम लोग जो है 6 मार्च 2025 को ये वीडियो बना रहे हैं, उस समय तक जो है विभिन्न मंत्रालय में कौन कौन मंत्री हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इस स्लाइड में दिया हुआ जैसे कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, यह जो है अर्जुन मुंडा के अंतर्गत है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, इसका जो है कैबिनेट मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल। रसायन और उर्वरक मनसुख मंडाविया। नागरिक उड्डयन ज्योतिरादित्य सिंधिया। कोयला मंत्रालय प्रहलाद जोशी। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल। संचार मंत्रालय अश्विनी वैष्णव। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय पीयूष गोयल। इस तरह से कॉरपोरेट मामले में निर्मला सीतारमन। संस्कृति मंत्रालय में आपका जी किशन रेड्डी। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, पृथ्वी विज्ञान, ये जी किशन रेड्डी। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में अश्विनी वैष्णव। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन में भूपेंद्र यादव। तो इस तरह से आपको इस स्लाइड में डिफरेंट मंत्रालय के जो है उसके कैबिनेट मंत्री अभी तक के वर्तमान में आपको मिल जाएगा। इसके आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में तो केंद्रीय सचिवालय से संबंधित UPSC क्वेश्चंस हैं,
जिसमें आपका है पहला क्वेश्चन है केंद्रीय सचिवालय का शीर्ष अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पर आपको शीर्ष अधिकारी देखने को मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। केंद्रीय सचिवालय का जो सबसे शीर्ष अधिकारी जो होगा वो कौन होता है, कैबिनेट सचिव। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय सचिवालय का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति निर्माण और समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। ऑप्शन है कैबिनेट सचिवालय, गृह मंत्रालय, राज्य सचिवालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय जो है केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह राज्य में होता है और यह राज्य सचिवालय राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट सचिवालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यह जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। जितना भी जो है कैबिनेट सचिवालय है वो किस मंत्रालय करता है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। इसके अलावा कैबिनेट सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो कैबिनेट सचिव की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। इस प्रकार इससे संबंधित MCQ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। साथ ही यहाँ पर कुछ जो है केंद्रीय सचिवालय से संबंधित अभ्यास प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिखने का प्रयास कीजिए। चूँकि हम लोगों ने अभी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसके माध्यम से आप लोग ये सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन को करने के बाद आप इसका फ़ोटो जो है कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम सबको पता चल सके कि हम लोग यह वीडियो देख के कितना जो है लिख पा रहे हैं, कितना हम लोग का अभ्यास हो पा रहा है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कंप्लीट जो है किया है ये केंद्रीय सचिवालय टॉपिक को, जो कि एक लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। इस तरह से हम लोग इस कड़ी में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग टॉपिक लेके आएंगे और इस तरह से सीरीज में हम लोग लोक प्रशासन संबंधित सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, ताकि जो है आपका जो प्रिपरेशन हो वह जो है कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको बेनिफिशियल लगता है, वीडियो से आपको लाभ होता है, तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।